नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग M3 सब्जेक्ट का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का एक कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दैट इज CF। दोस्तों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में क्वेश्चन जो पेपर में आता है वो कौन से फॉर्मेट में आता है। तो आपके पेपर का जो क्वेश्चन रहने वाला है LD का, वो इस फॉर्मेट में रहेगा, ब्रैकेट इंटू वाई इक्वल टू एक्स का टर्म। अभी इस ब्रैकेट में d के टर्म्स रहेंगे, मतलब d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, d क्यूब माइनस 8, ऐसे d के टर्म्स आ सकते हैं। तो फंक्शन ऑफ d या फाई ऑफ d इसको बोला जाता है। तो d वाले टर्म्स का ब्रैकेट इनटू वेरिएबल y इक्वल टू x का टर्म, मतलब ब्रैकेट इनटू y इक्वल टू x का टर्म, इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आपको LD का क्वेश्चन बोला जाता है। दोस्तों अभी इस LD क्वेश्चन को सॉल्व करना मतलब कौन से वेरिएबल का आंसर निकालना, किसके लिए सॉल्व करना। तो दोस्तों LD का क्वेश्चन जो होता है वो वेरिएबल y के लिए सॉल्व होता है। तो दोस्तों वेरिएबल y के लिए जब क्वेश्चन सॉल्व होगा तब उसके कितने पार्ट्स रहेंगे, तब उसके दो पार्ट रहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। मींस द सॉल्यूशन ऑफ y हैज टू पार्ट्स, नंबर 1 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन yc दैट इज CF, एंड नंबर 2 पर्टिकुलर इंटीग्रल pi दैट इज yp। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम के सॉल्व करने के लिए आपको पहले CF निकालना पड़ेगा, बाद में PI निकालना पड़ेगा, तब जाके आप लोग टोटल सॉल्यूशन मतलब जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हो। टोटल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन किसका, किसके लिए हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया, y के लिए सॉल्व किया। सो टोटल और जनरल सॉल्यूशन ऑफ y इज नथिंग बट CF का आंसर प्लस PI का आंसर, मतलब yc प्लस yp। इस प्रकार का LD का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों बेसिक क्लियर रखो, LD का क्वेश्चन कौन से फॉर्मेट में होता है, ब्रैकेट इनटू y इक्वल टू x का टर्म। किसके लिए सॉल्व होगा, वेरिएबल y के लिए सॉल्व होगा। तो सॉल्यूशन ऑफ y हैज हाउ मेनी पार्ट्स, टू पार्ट्स, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को yc बोला करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल को yp बोला करते हैं, और इसका टोटल आंसर मतलब टोटल और जनरल सॉल्यूशन ऑफ वेरिएबल y कैन बी रिटन एज CF का आंसर प्लस PI का आंसर मींस yc प्लस yp। तो दोस्तों ये बेसिक क्वेश्चन का फॉर्मेट आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या। देखो दोस्तों अभी CF कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। दोस्तों CF निकालने के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना पड़ेगा। यू हैव टू राइट ऑक्सिलरी इक्वेशन। दोस्तों ऑक्सिलरी इक्वेशन किसको बोला करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब इस ब्रैकेट को जीरो के साथ इक्वेट करना। जब d वाले टर्म्स को ब्रैकेट को जीरो के साथ इक्वेट किया जाता है तब उसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बोला करते हैं। तो दोस्तों यू हैव टू राइट ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ d। मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन इस ब्रैकेट को जीरो के साथ इक्वेट करने के बाद आपको d का वैल्यू निकालना पड़ेगा। d का वैल्यू मतलब d का रूट्स, एक तो आप कैलसी पे भी निकाल सकते हैं या मैन्युअल भी निकाल कर सकते हैं। तो आप लोग कैलसी या मैन्युअली करके आप d का वैल्यू निकालेंगे। वो जो d का वैल्यू और रूट्स निकलेगा आपका, वो कितने प्रकार का हो सकता है, वो 4 प्रकार का हो सकता है। एक रियल नॉन रिपीटेड मतलब नॉन रिपीटेड वैल्यू मिलेगा, एक रियल एंड रिपीटेड मतलब रिपीटेड वैल्यू मिलेगा, एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, और 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मिले तो नॉन रिपीटेड मिलेंगे, और 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मिला तो रिपीटेड मिलेगा। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन रिपीटेड मिला तो थर्ड केस होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर रिपीटेड मिला तो फोर्थ केस होगा। तो दोस्तों पहला केस जो है वो नॉन रिपीटेड का है, दूसरा केस रिपीटेड का है, तीसरा कॉम्प्लेक्स के अंदर नॉन रिपीटेड का है, और चौथा कॉम्प्लेक्स के अंदर रिपीटेड का है। इसको एग्जांपल लेके अच्छे समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को जीरो के साथ इक्वेट करेंगे। d का हमको वैल्यूज मिलेगा, वो वैल्यू 4 प्रकार का रहेगा, रियल नॉन रिपीटेड, रियल रिपीटेड, कॉम्प्लेक्स नॉन रिपीटेड एंड कॉम्प्लेक्स रिपीटेड। समझो हमको d का वैल्यू मिला, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हमको d का वैल्यू मिला -2 + 3, ये 2 वैल्यू मिला। तो दोस्तों ये रियल नंबर है क्योंकि इसमें i नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोला जाता है, जिसमें इमेजिनरी पार्ट मतलब i होता है। तो ये रियल नंबर है, कंफर्म है, और रिपीटेड है या नॉन रिपीटेड है, ये नॉन रिपीटेड है, मतलब ये पहला केस होगा। अगर आपको d का वैल्यू मिला -3 और -3 तो ये रिपीटेड केस बन जाएगा, क्योंकि सेम वैल्यू आपको रिपीट करके मिल रही है। तो रियल नंबर है क्योंकि i नहीं है और रिपीट हो चुकी है, मतलब वो रियल एंड रिपीटेड का केस है। तो ये d का वैल्यू का एग्जांपल पहले केस का होगा, ये d का वैल्यू का एग्जांपल दूसरे केस का होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इसमें अभी इमेजिनरी पार्ट आने वाला है। जैसे कि आपको d का वैल्यू मिला -2 ± 3i। तो दोस्तों -2 ± 3i, i आ गया है, मतलब ये इमेजिनरी पार्ट आ चुका है।
इमेजिनरी पार्ट आ चुका है, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कौन से फॉर्म में होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? अल्फा प्लस और माइनस आई बीटा। दोस्तों यहाँ पे अल्फा -2 है और बीटा 3 है, तो अल्फा इज -2, बीटा इज 3। और अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिले और रिपीटेड मिले तो फोर्थ केस होगा। जैसे कि d का वैल्यू मुझे मिला 1 प्लस और माइनस 2i, वापिस एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला 1 प्लस और माइनस 2i, तो ये रिपीटेड का एग्जांपल होगा। तो दोस्तों रियल और नॉन रिपीटेड मतलब पहला केस, रियल और रिपीटेड मतलब दूसरा केस, कॉम्प्लेक्स नंबर मिला सिंगल या दो बार अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर मिला तो तीसरा केस, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर रिपीट हुआ तो फोर्थ केस। दोस्तों एक एक केस हम लोग समझ लेते हैं। अगर नॉन रिपीटेड का केस होगा तो सीएफ कैसे याद रखना है। दोस्तों नॉन रिपीटेड के केस में सीएफ को c e raised to mx ऐसे याद रखा करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ c e raised to mx। d का जितना वैल्यू आएगा उतना टर्म्स आएंगे, d का जितना वैल्यू आएगा उतना टर्म्स आएगा। d का एक वैल्यू मिला तो एक टर्म आएगा, d का दो वैल्यू मिला तो दो टर्म आएंगे, d के तीन वैल्यू मिला तो तीन टर्म आएंगे। यहाँ पे मैंने फॉर्मेट में तीन वैल्यू लिया है अलग अलग, m1 अलग है, m2 अलग है और m3 अलग है, मतलब ये टर्म मुझे तीन बार लिखना पड़ेगा। तो मेरा CF कैसे आएगा दोस्तों? पहला टर्म हो जाएगा C1 e raised to m1x, दूसरा टर्म हो जाएगा C2 e raised to m2x और तीसरा टर्म हो जाएगा C3 e raised to m3x। तो दोस्तों अलग अलग वैल्यू मिला तो एक को m1 बोलना है, एक को m2 बोलना है, एक को m3 मिलना है। सपोज दो वैल्यू मिला तो दो ही टर्म आएंगे, चार वैल्यू मिला तो चार टर्म्स आएंगे, एक वैल्यू मिला तो एक टर्म आएंगे। अभी इस एग्जांपल में CF कैसे लिखेंगे? किसी भी एक टर्म को m1 बोलेंगे, किसी भी एक टर्म को m2 बोलेंगे, वो आपकी चॉइस रहेगी। और दोस्तों इसका CF कैसे लिखेंगे? c into e raised to mx, मतलब c1 e raised to -2x प्लस c2 e raised to 3x। इस प्रकार हम लोग इसका CF लिख सकते हैं। तो नॉन रिपीटेड का CF कैसे याद रखना है? c into e raised to mx, ये टर्म याद रखो। दोस्तों रिपीटेड का CF कैसे लिखना है? दोस्तों एक वैल्यू जितनी बार रिपीट हो चुकी है उतने कांस्टेंट ब्रैकेट के अंदर लिखने हैं। अभी एक वैल्यू यहाँ पे मैंने तीन बार रिपीट किया है तो मैं तीन कांस्टेंट लिखूंगा, C1, C2 और C3। ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा C1, C2 और C3। ब्रैकेट के बाहर आएगा e raised to mx, m मतलब रिपीटेड वैल्यू। अगर चार वैल्यू तीन बार रिपीट हुई 4 4 4 तो यहाँ पे 4 आएगा। और अंदर x के इंक्रीजिंग पावर या डिक्रीजिंग पावर से मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ पे x raised to 0, x raised to 1 या x का स्क्वायर। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं आप, x स्क्वायर, x raised to 1, x raised to 0, वो आपकी चॉइस है। तो x के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पावर से अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो एक वैल्यू जितनी बार रिपीट हो चुके उतने कांस्टेंट, तीन बार रिपीट हो चुके तो तीन बार कांस्टेंट, दो बार रिपीट होगी तो दो कांस्टेंट, 8 बार रिपीट हो चुकी है तो 8 कांस्टेंट। ब्रैकेट के बाहर e raised to mx, m मतलब रिपीटेड वैल्यू, और कांस्टेंट को x के इंक्रीजिंग पावर से मल्टीप्लाई करना है। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक वैल्यू को दो बार रिपीट किया है, एक वैल्यू को दो बार रिपीट किया है मतलब 100% यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर सिर्फ दो कांस्टेंट आएंगे। ब्रैकेट के बाहर e raised to mx, m मतलब रिपीटेड वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा e raised to -3x। अंदर x के पावर से मल्टीप्लाई करना है, x raised to 0 1 होता है, नहीं लिखा तो भी चलेगा, और यहाँ पे आएगा x raised to 1। x raised to 0 1 होता है इसलिए मैंने नहीं लिखा, डायरेक्ट x raised to 1 C2 के इनटू में लिख दिया। तो दोस्तों इस फॉर्मेट में और इस फॉर्मेट में क्या करेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू तीन बार रिपीट हो चुकी थी इसलिए तीन कांस्टेंट आए, यहाँ पे एक वैल्यू दो ही बार रिपीट हो चुकी इसलिए दो कांस्टेंट आए। अंदर x के पावर से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पावर से मल्टीप्लाई करना है और ब्रैकेट के बाहर e raised to mx डालना है। ये ट्रिक है रिपीटेड केस का CF कैसे याद रखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोला करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है अल्फा प्लस और माइनस आई बीटा। तो दोस्तों अल्फा प्लस और माइनस आई बीटा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का CF कैसे लिखते हैं? आपको फॉर्मेट लर्न करना पड़ेगा, e raised to alpha x into ब्रैकेट C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x, e raised to alpha x into ब्रैकेट C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। तो दोस्तों यहाँ पे इस एग्जांपल में समझते हैं, यहाँ पे अल्फा -2 है और बीटा 3 है। दोस्तों अल्फा को साइन के साथ लेना है, बीटा को साइन नहीं रहता है। यहाँ पे अल्फा -2 होगा, बीटा सिर्फ 3 होगा। तो दोस्तों इस फॉर्मेट के हिसाब से इसका शेप कैसे लिखेंगे? बाहर है e raised to alpha x, e raised to alpha x मतलब यहाँ पे अल्फा -2 है तो e raised to -2x आएगा बाहर, e raised to alpha x, अल्फा का वैल्यू -2 था, अंदर C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x मतलब C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x। तो ये CF समझ में आ रहा है क्या? देखो तो कुछ भी करके कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से फॉर्मेट में होता है वो लर्न करो। अल्फा प्लस और माइनस आई बीटा, इसका CF कैसे लिखते हैं? बाहर e raised to alpha x,
ब्रैकेट के अंदर C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स। अल्फा का वैल्यू -2 डाला, बीटा का वैल्यू मैंने 3 डाल दिया। अगर समझो इसके साथ और एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला -4 प्लस और -7 आए, तो यही फॉर्मेट और एक बार यूज होगा। सिर्फ C1 C2 की जगह पे आगे के कांस्टेंट आएंगे, मतलब इसी फॉर्मेट को और एक बार यूज करना है। सिर्फ C1 C2 रिपीट नहीं करना है, C1 की जगह पे C3 आएगा, C2 की जगह पे C4 आएगा। वो हम लोग एग्जांपल में अच्छे से समझ लेंगे। आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट लर्न करो और उसका शेप कैसे लिखते हैं वो याद रखो। दोस्तों अगर सेम कॉम्प्लेक्स नंबर रिपीट हुआ तो उसका शेप कैसे लिखना है। दोस्तों ये आपका फॉर्मेट लर्न है, इसी में C1 और C2 को चेंज करना है। किसको चेंज करना है? C1 और C2 को। मतलब बाहर का पार्ट e⁴x एज इट इज आएगा, C1 की जगह पे C1 प्लस C2x लिखना है, इतना याद रखो। C1 इज रिप्लेस बाय C1 प्लस C2x, इनटू में कौन आएगा? cos बीटा x, और C2 की जगह पे C3 प्लस C4x लिखना है। C2 की जगह पे क्या लिखना है? C3 प्लस C4x, इनटू क्या आएगा? sin बीटा x। तो C1 को मैंने रिप्लेस किया C1 प्लस C2x के साथ, C2 को मैंने रिप्लेस किया C3 प्लस C4x के साथ। तो अगर सेम कॉम्प्लेक्स नंबर रिपीट हुआ और एक बार आया तो आपको सिर्फ C1 की जगह पे C1 प्लस C2x करना है और C2 की जगह पे C3 प्लस C4x करना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे रहे हैं, वो भी सेम है, तो इसका शेप कैसे आएगा? इसका शेप आएगा बाहर e⁴x, अल्फा इज 1, ब्रैकेट के अंदर C1 प्लस C2x आएगा, क्योंकि वो रिपीटेड कॉम्प्लेक्स नंबर है इसलिए C1 प्लस C2x आया, cos बीटा x मतलब cos 2x प्लस C3 प्लस C4x इंटू साइन बीटा एक्स, बीटा इज 2। तो समझ में आ रहा है क्या? देखो अल्फा की जगह पे मैंने 1 डाल दिया, बीटा की जगह पे मैंने 2 डाल दिया। तो दोस्तों इस सीएफ के चारों केसेस के फॉर्मेट आपको याद रखने हैं। तो सीएफ निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन लिखते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिसको f ऑफ d इक्वल टू 0 या फाई ऑफ d इक्वल टू 0 बोला करते हैं। उसको सॉल्व करने के बाद आपको d के रूट्स मिलेंगे। d के रूट्स मतलब वैल्यूज कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का, रियल नॉन रिपीटेड, रियल रिपीटेड, कॉम्प्लेक्स नॉन रिपीटेड और कॉम्प्लेक्स रिपीटेड। रियल नॉन रिपीटेड का सीएफ कैसे याद रखना है? c⁻mx, d का जितना वैल्यू उतना टर्म, d का 3 वैल्यू तो ये 3 टर्म आएंगे, d को 2 वैल्यू होंगे तो 2 टर्म आएंगी। रियल और रिपीटेड, रिपीटेड का सीएफ कैसे याद रखना है? एक वैल्यू जितनी बार रिपीट हो चुके उतने कांस्टेंट ब्रैकेट के अंदर, बाहर e⁻mx, अंदर x के पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है। सी कांस्टेंट को x के पावर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पावर के साथ मल्टीप्लाई करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोला करते हैं? अल्फा प्लस और माइनस i बीटा। इसका शेप कैसे लिखते हैं? बाहर e⁻x, ब्रैकेट के अंदर C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। और कॉम्प्लेक्स नंबर और रिपीटेड का सीएफ कैसे लिखते हैं? C1 की जगह पे C1 प्लस C2x, C2 की जगह पे C3 प्लस C4x। तो दोस्तों ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सीएफ निकालने का बेसिक्स क्लियर हो रहा है क्या? देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के बाद डी का वैल्यू मिलेगा, रूट्स मिलेगा, रूट्स 4 प्रकार का रहेगा, कौन से प्रकार में सीएफ कैसे लिखा करते हैं वो समझ में आ रहा है क्या? देखो